हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पॉलिटिकल साइंस क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत। हम जो है वो बीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं और हमारी चल रही है यूनिट 2 का ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत। तो राज्य की उत्पत्ति के 4 सिद्धांत बताए थे मैंने पिछले वीडियो में। आप देख सकते हैं देवी उत्पत्ति का सिद्धांत, दूसरा था आपका शक्ति का सिद्धांत, तीसरा था आपका जो वीडियो अपन ने कल पढ़ा था सामाजिक समझौते का सिद्धांत। आज जो है वो आपका है विकासवादी सिद्धांत। तो राज्य की उत्पत्ति के जो 3 सिद्धांत हमने पढ़े हैं, आज हम देख रहे हैं विकासवादी। तो ये जो विकासवादी सिद्धांत है ये सबसे ज़्यादा प्रचलित और सबसे ज़्यादा सही माना जाने वाला सिद्धांत है। बाकी के 3 सिद्धांत जो हैं वो अधिकतर जो विद्वान हैं वो उनको नहीं मानते हैं। अधिकतर विद्वान क्या मानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति विकास से हुई है, मतलब कि राज्य की उत्पत्ति धीरे धीरे विकास के द्वारा हुई है। न ही राज्य की उत्पत्ति देवताओं ने की है, ईश्वर ने की है, न ही राज्य की उत्पत्ति शक्ति के द्वारा हुई है और न ही राज्य की उत्पत्ति समझौते के द्वारा हुई है। बल्कि राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है? तो राज्य की उत्पत्ति विकास के द्वारा हुई है। धीरे धीरे राज्य का विकास हुआ है। जैसे कि सबसे पहले गाँव बने, गाँव से धीरे धीरे गांव बने, गांव से कस्बे बने, कस्बे से धीरे धीरे विकास हुआ और धीरे धीरे राज्य का निर्माण हुआ। तो चलिए अपन देख लेते हैं राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत। तो राज्य की उत्पत्ति के कई सिद्धांत विभिन्न विद्वानों ने प्रचलित किए हैं, जिनमें से प्रमुख हैं देवी उत्पत्ति का सिद्धांत, शक्ति का सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत और राज्य का विकासवादी सिद्धांत। लेकिन उक्त सिद्धांतों में सर्वाधिक संतोषप्रद तथा सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत माना जाता है राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत। ये जितने भी सिद्धांत बने हैं उन सब में सबसे ज़्यादा संतोषप्रद, मतलब कि सबसे अच्छा सिद्धांत कि हाँ ये सिद्धांत चलो हम मान सकते हैं। पहले जो सिद्धांत है उनको मानने के लिए तो चलो ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, लेकिन हाँ विकासवादी सिद्धांत जो इसको हम मान सकते हैं कि हाँ ऐसा हुआ होगा। ठीक है। अब राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी जो सिद्धांत है यह मानता है कि राज्य की उत्पत्ति किसी समय विशेष में नहीं हुई है। जिस प्रकार भाषा एक बार की गढ़ी नहीं गई, उसका विकास क्रमशः हुआ है, मतलब कि जो भाषा होती है उसका धीरे धीरे विकास होता है, उसी प्रकार राज्य का विकास भी कालांतर में क्रमशः हुआ है। विकासवादी सिद्धांत से संबंधित विचारों को 19वीं सदी में व्यवस्थित रूप अवश्य दिया गया है, किंतु इससे बहुत पहले अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में लिखा था कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था है जो निरंतर विकास का परिणाम है। इसके पश्चात हीगल और स्पेंसर ने भी राज्य को एक विकसित संस्था माना है। इस राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत। अब राज्य की उत्पत्ति का जो विकासवादी सिद्धांत है, इस सिद्धांत के विकास में कुछ तत्व है जिन्होंने इस सिद्धांत को मानने में सहायता दी है। मतलब कि अपन मान सकते हैं कि राज्य की उत्पत्ति का जो विकासवादी सिद्धांत है, तो राज्य की उत्पत्ति का जो विकास हुआ है इसमें कुछ तत्व है जिन्होंने राज्य की उत्पत्ति के विकास में सहायता की है ना, राज्य के विकास में सहायता की है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति किसी एक निश्चित समय पर नहीं हुई है और न ही किसी एक कारण व तत्व के प्रभाव से हुई है। राज्य की उत्पत्ति कोई एक कारण से नहीं हुई है और ना ही कोई एक तत्व से हुई है, बल्कि बहुत सारे ऐसे तत्व है और या फिर बोल सकते हैं बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिससे राज्य की उत्पत्ति हुई है। विभिन्न युगों में तथा विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न तत्वों ने भिन्न भिन्न मात्रा में राज्य के विकास को प्रभावित किया है। गेटले के शब्दों में रक्त संबंध, धर्म तथा सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता ने एक ऐसे संगठन की स्थापना में योगदान किया जिससे राज्य का विकास हुआ। राज्य के विकास में जिन तत्वों का विशेष योगदान है वे इस प्रकार हैं। हम देख सकते हैं कि ये कुछ तत्व है जिनका योगदान रहा है राज्य के विकास में। जैसे कि सबसे पहले बात करें तो मानव स्वभाव, रक्त संबंध, धर्म, शक्ति, आर्थिक गतिविधियाँ और राजनीतिक चेतना। तो ये कुछ तत्व दिए गए हैं जिनके कारण जो है वो राज्य का विकास हुआ या फिर राज्य के विकास में इन्होंने सहायता की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मानव स्वभाव की। तो मानव जो है वो एक मनुष्य का यह मूलभूत स्वभाव होता है कि वे एकाकी नहीं रह सकता। व्यक्ति जो होते हैं वो एकाकी नहीं रह सकते हैं, वह अन्य मनुष्यों के संपर्क में भी आना चाहते हैं। मनुष्य का यह स्वभाव ही राज्य के विकास की पहली सीढ़ी है। मनुष्य अपनी सामाजिक प्रवृत्ति के कारण ही निजी दायरे से बाहर निकला और दूसरे मनुष्यों के संपर्क में आया।
इससे उसका दायरा बढ़ा और इस दायरे को व्यवस्थित रखने के लिए संगठन की आवश्यकता हुई और ऐसे ही संगठन के निर्माण के साथ साथ राज्य का रूप परिष्कृत हुआ। तो पहला तत्व क्या हो गया राज्य का विकास का? मानव का स्वभाव, मनुष्य के स्वभाव के कारण राज्य का विकास हुआ है। दूसरे तत्व की बात करें तो रक्त संबंध। प्राचीन काल में रक्त संबंध के आधार पर ही मनुष्य संगठित होना शुरू किया। परिवार मनुष्य का पहला संगठन था। धीरे धीरे परिवार क्षेत्र बढ़ा और रक्त संबंध के आधार पर ही कुटुंब बने। कुटुंब से कबीलों का जन्म हुआ और कबीलों में राज्य के सभी तत्व विद्यमान थे। इसमें एक सरदार होता था जिसकी आज्ञा मानना सभी के लिए जरूरी होता था, क्योंकि आज्ञा का उल्लंघन करने पर दंड दिया जाता था। इससे मनुष्य में एकता और अनुशासन की भावना का विकास हुआ, जो राज्य का मुख्य आधार बना। तो दूसरा अगर राज्य के विकास में सहायक तत्व है तो वो क्या है? रक्त संबंध। रक्त संबंध के कारण क्या हुआ कि धीरे धीरे एक व्यक्ति था, उसका परिवार बना, परिवार से कुटुंब बना, कुटुंब से कबीला बना और इस प्रकार जो है वो राज्य का निर्माण हुआ है। फिर देख लेते हैं अपन धर्म। तो राज्य के विकास में धर्म का भी महत्वपूर्ण योगदान है। प्रारंभ में जबकि मनुष्य असभ्य था, वह प्राकृतिक चमत्कारों को भय और आश्चर्य से देखता था तथा इनकी उपासना करता था। यही धर्म का जन्म हुआ। चूँकि मनुष्य धर्म से भयभीत था, अतः इसके द्वारा ही असंगठित समाज को व्यवस्थित किया जाने लगा और धर्म के द्वारा ही अराजकता और पाशविकता का अंत हुआ तथा सद्व्यवहार के नियम बने। तो तीसरा तत्व है राज्य के विकास में सहायक तत्व है धर्म का। फिर बात करते हैं अपन शक्ति का। राज्य की उत्पत्ति और विकास में शक्ति तत्व का ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आधुनिक युग में तो शक्ति राज्य का प्रमुख स्रोत है ही। आदिकाल में भी मनुष्य के जीवन में शक्ति का महत्वपूर्ण स्थान था। कबीलों में युद्ध होते रहते थे। जो कबीला विजयी होता था वह पराजित कबीले को अपने कबीलों में मिला लेता था। अधिक शक्तिशाली कबीला अपने प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि करता गया और आगे चलकर इन कबीलों के सरदार ही शासक बने। कई राज्यों का निर्माण शक्ति के कारण ही हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य ने शक्ति के बल पर ही भारत को एक विशाल राज्य का रूप दिया था। तो राज्य के विकास में जो शक्ति तत्व है इसका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि शक्ति के कारण ही जो है वो राज्य का निर्माण संभव हो पाया है। फिर बात करते हैं आर्थिक गतिविधियों की। तो डॉक्टर ओम नगपाल के शब्दों में मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता भोजन है और इसे प्राप्त करने के प्रयत्न से ही राज्य के विकास का क्रम प्रारंभ होता है। आदिम युग में जबकि सभ्यता तथा कृषि का विकास नहीं हुआ था, मनुष्य अपना भोजन प्रकृति से ही प्राप्त करता था। फिर मनुष्य ने भोजन के लिए पशु पक्षियों को पालना शुरू किया। फिर मनुष्य ने कृषि का आविष्कार किया। कृषि के कारण ही मनुष्य में अपनी संपत्ति की भावना विकसित हुई और स्वामित्व को लेकर युद्ध होने लगे। युद्ध में विजय और संपत्ति के लिए गांव के व्यक्ति संगठित होने लगे और सहयोग की भावना विकसित हुई। ग्राम नगरों में परिवर्तित होने लगे और ये ग्राम व नगर ही राज्य के प्रमुख आधार बने। तो मतलब कि आर्थिक गतिविधियाँ, मतलब कि पैसों के लिए, व्यक्ति संपत्ति के लिए जो है वो राज्य का निर्माण, राज्य का जो विकास हुआ है ये इस कारण भी हुआ है कि पहले व्यक्ति अकेले रहते थे, फिर धीरे धीरे वो संगठित होने लगे, है ना। वो किसके लिए संगठित होने के लिए? संपत्ति के लिए संगठित होने लगे। तो इस प्रकार से जो है वो राज्य के विकास में आर्थिक गतिविधियों का भी महत्वपूर्ण एक कारण है, आर्थिक गतिविधि। फिर देख लेते हैं राजनीतिक चेतना। राज्य के विकास में मानव स्वभाव, रक्त संबंध, धर्म, आर्थिक आवश्यकता और शक्ति के साथ ही राजनीतिक चेतना का विशेष महत्व है। कृषि युग आ जाने के बाद मनुष्य एक निश्चित भूभाग पर बसने लगे थे, जिससे ग्रामों का विकास हुआ। ग्रामों में आंतरिक व्यवस्थाएं, बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा के लिए मनुष्य को किसी मजबूत संगठन की जरूरत महसूस हुई और यह भावना ही मनुष्य की राजनीतिक चेतना की द्योतक है। इस प्रकार राज्य ऐतिहासिक विकास का परिणाम है जिसमें उपरोक्त तत्वों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो हम बात करते हैं कि राजनीतिक चेतना की। तो राजनीतिक चेतना जो है वो एक ऐसा तत्व है जिसके कारण जो है राज्य का विकास हो पाया है ना। ये एक संगठन की बात हो रही है। तो इस प्रकार से ये कुछ तत्व हैं जो ये बता रहे हैं कि राज्य की उत्पत्ति न तो ईश्वर के द्वारा हुई है, ना ही शक्ति के द्वारा हुई है, ना ही समझौते के द्वारा हुई है, बल्कि राज्य की उत्पत्ति जो है वो धीरे धीरे विकास के कारण हुई है। और विकास के कारण हुई है तो उसमें कुछ तत्व बताए हैं, तो ये इन सारे तत्वों ने उसमें सहयोग दिया है। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ यू, कीप लर्निंग।